नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड दौरे पर हैं, जहां पोलैंड के चांसलरी में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। तो पोलैंड की ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के पोलैंड दौरे पर हैं और यहां पर औपचारिक स्वागत उनका किया गया। पोलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो वहां पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। ये वही तस्वीरें देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री मोदी का। दरअसल 2 दिन के दौरे पर वो है, 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में पोलैंड के चांसलरी में उनका स्वागत किया गया। और पीएम मोदी के पोलैंड दौरे के दौरान भारत पोलैंड के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहा है, आपको सुनाते हैं। मिस्टर डोनाल्ड टस्क, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। वार्सो जैसे खूबसूरत शहर में गर्मजोशी भरे स्वागत, भव्य आतिथ्य सत्कार और मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं प्रधानमंत्री टस्क का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे यह सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहां के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपने 2022 में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। फ्रेंड, इस वक्त हमने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। भारत और पोलैंड के संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। 2 लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारी पार्लियामेंट के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्थिक सहयोग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्र में पोलैंड वर्ल्ड लीडर्स में से है। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े, भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी साझी प्राथमिकता के विषय हैं। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड
मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिनटेक, फार्मा, स्पेस ऐसे क्षेत्रों में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। हमें इन क्षेत्रों में अपना अनुभव पोलैंड के साथ साझा करने में खुशी होगी। रक्षा के क्षेत्र में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इनोवेशन और टैलेंट हमारे दोनों देशों की युवा शक्ति की पहचान है। स्किल्ड वर्कफोर्स की भलाई के लिए, स्किल्ड वर्कर्स की भलाई के लिए और मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। फ्रेंड्स, भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत। तो पोलैंड से पीएम मोदी को सुन रहे थे आप। मुजफ्फरनगर के बीआईटी कॉलेज में जनपद स्तरीय बृहद रोजगार एवं ऋण मेले का आयोजन किया गया। आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने 5000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों और एमएसएमई उद्यमियों को 30 करोड़ से ज्यादा का ऋण दिया गया और साथ ही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 1000 से ज्यादा छात्र और छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। आज मुजफ्फरनगर, याद करिए ये वही मुजफ्फरनगर है। आज से 10 वर्ष पहले दंगों की आग में झुलस रहा था, लेकिन आज हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या मुजफ्फरनगर दंगा मुक्त है और धूम धड़ाके के साथ अपनी कावड़ यात्रा के माध्यम से अपनी पहचान वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्य कर रहा है। और इसीलिए यहां की जो एक नई पहचान मिल रही है, इस पहचान के लिए चाहिए विकास, इस पहचान के लिए चाहिए सुरक्षा, इस पहचान के लिए चाहिए यहां के नौजवानों को कार्य, इस पहचान के लिए चाहिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी। और याद करिए 2017 के पहले जब सरकारी नौकरी निकलती थी तो मुजफ्फरनगर जनपद को, शामली को, सहारनपुर को, मेरठ को उससे बाहर कर दिया जाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि कोई भी नौकरी निकलती है तो बहनों और भाइयों, मुजफ्फरनगर का नौजवान भी, यहां की बेटी भी, यहां का नौजवान भी, मेरठ का नौजवान भी, शामली और सहारनपुर और बिजनौर का नौजवान भी उस सरकारी नौकरी में नौकरी प्राप्त करके प्रदेश के विकास में अपना योगदान देता है। बहनों भाइयों, हमने 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है और जिसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। याद करिए, कल 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं।
जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। बहनों भाइयों, एक तरफ 2 लाख नौजवानों के लिए नौकरी और दूसरी तरफ याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था, न अन्नदाता किसान को योजना का लाभ मिलता था, न किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ मिल पाता था। आज तो मैं कह सकता हूं, जब मैं आपके पास आया हूं तो आज मैं घोषणा करने की स्थिति में हूं कि बेटी भी सुरक्षित रहेगी, व्यापारी का सम्मान भी होगा, अन्नदाता किसान को सिर माथे पर बिठा करके उसको शासन की योजना का लाभ भी मिलेगा और मोराना चीनी मिल को सुंदरीकरण विस्तारीकरण की योजना के साथ जोड़ने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए भी आज मैं आपके पास आया हूं। हमने पैसा रख दिया है, ऐसे ही जैसे हम लोगों ने यहां की अन्य चीनी मिलों के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर के हम लोग आगे बढ़े थे। बहनों भाइयों, जो कार्य हमारी सरकार ने छपरौली में किया, जो कार्य हम लोगों ने नजीमाबाद में किया, वही कार्य मोराना के लिए लेकर के आए हैं हम लोग। और मोराना में भी एक बेहतरीन चीनी मिल हम आपको देकर के यहां के अन्नदाता किसान को समय पे उसके गन्ना मूल्य का भुगतान हो सके, यह सुनिश्चित करने की योजना बना रहे हैं। बहनों भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं, ये बहुत कम क्षेत्रों को सौभाग्य मिलता है कि वे अपने पौराणिक स्थलों के साथ जुड़ सके। याद करिए 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब यहां दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, पहचान का संकट था। आज पहचान का संकट नहीं है। आज तो गुड़ की मिठास मुजफ्फरनगर के माध्यम से दुनिया के बाजारों में देखने को मिल रही है। लेकिन साथ साथ सुख तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से आपकी पहचान को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए और मां गंगा की धारा को सुख तीर्थ में फिर से लाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के एक ताकत बन रहा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल मिल रहा है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, सुरक्षा का कोई इश्यू नहीं है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने झूठ बोल करके आपके सामने आकर के तमाम बातें कही थी, 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया था, क्या हुआ उस 1 लाख रुपए का? मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आज ये अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और कपिल देव अग्रवाल जी ने, यहां की भाजपा और लोकदल की टीम ने जो प्रस्ताव विकास के भेजे थे और उन सभी योजनाओं को स्वीकृति करके आज उसके लिए मैं यहां आपके पास आऊं। ये पत्थर लगे हैं सबके कहीं सड़क। और झारखंड बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम सिन्हा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, बहुत हुई झूठे वादों की मार, ठगबंधन होगा झारखंड से बाहर। नमस्कार, आज मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। रूबरू होने का विषय है युवाओं की झारखंड में स्थिति। झारखंड में युवाओं की स्थिति इतनी खराब हो रही है, नौकरी, शिक्षा, रोजगार के मामले में यहाँ पे नौकरियों का अभाव है, शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा के लिए लोग बाहर जाना पड़ता है और उसके बाद उनको जो नौकरी मिलनी चाहिए उसका भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं। तो इन सब कारणों से युवाओं का पलायन बहुत बड़ी संख्या में भारत के दूसरे राज्यों में हो रहा है और बाहर भी जाते हैं। इन सब स्थितियों से बचने के लिए झारखंड सरकार को जो उपाय करने चाहिए थे, झारखंड की सरकार का जो कर्तव्य बनता था, उस कर्तव्य का पालन करने में वो सर्वथा विफल रही है।
जब हम युवाओं का जिक्र करते हैं तो हमारे दिल में क्या आता है? युवाओं की शक्ति, युवाओं का ताकत, युवाओं का उमंग, युवाओं में जोश। लेकिन जब हम इन सब की बात करते हैं और यहाँ झारखंड में वर्तमान में युवाओं की स्थिति देखते हैं, दयनीय स्थिति देखते हैं, न उनके लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, न रोजगार की। इसके कारण जो पलायन हो रहा है ये बहुत ही दुखद है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पेपर लीक की भी इतनी बड़ी समस्या है कि नौकरियां बेच दी जाती हैं, प्रश्न पत्र लीक कर दिए जाते हैं और छात्र जो है वो सारे साल पढ़ता है, उसके जो अभिभावक है वो पढ़ने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ जाती है जब उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और नौकरियां बेच दी गई है और जिनके लिए वो सालों साल तैयारी करते रहे, जो उनका सपना था वो सपना कभी पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति आप याद करिएगा, राजस्थान में जब पहले कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत उसके मुख्यमंत्री थे, तो उस सरकार में रिकॉर्ड 16 बार पेपर लीक हुआ। 16 बार पेपर लीक होने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही मुझे तो लगता है। वहां क्या होता था, छात्रों को प्रश्न पत्र बेच दिए जाते थे, उनको एक बस में बिठाया जाता था, उनसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी रुपए लिए जाते थे और उस बस में जो छात्र बैठ पाता था, जो छात्र उस बस का टिकट ले पाता था, केवल वही उस नौकरी पाने का हकदार होता था, न कि वैसे व्यक्ति जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये राजनीतिक के लोग, परिवारवादी पार्टियां, इनकी ये इच्छा होती है कि उनकी पत्नी, उनका बेटा यही मुख्यमंत्री बने, यही मंत्री बने, यही सांसद बने, यही विधायक बने, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो ये 100% रोजगार की गारंटी चाहते हैं, उनके लिए मंत्री और विधायक और सांसद का पद सुनिश्चित करना चाहते हैं। लेकिन हमारे और आपके बच्चों के लिए उनके दिल में क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे और आपके बच्चों के लिए उनके दिल में कोई भी चिंता नहीं है, उसके लिए वो बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते हैं। वो उनका बस इतना ही इच्छा होता है कि इनकी नौकरियां बेच दो, इनसे पैसे कमा लो और हमारी पत्नी को किसी तरह मुख्यमंत्री बना लो। आपको याद होगा, झारखंड परिवारवाद की पराकाष्ठा का एक उदाहरण है। हेमंत सोरेन जी को जब मजबूरी में मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा था तो उन्होंने क्या, विधायक बनवा दिया। इसके लिए काफी जोड़ तोड़ भी किया गया। जब वो विधायक बन गई, ये तो अच्छा हुआ कि हेमंत सोरेन जी को बीच में अदालत से जमानत मिल गई। अगर वो जमानत नहीं मिलती तो ये कल्पना सोरेन जी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर थे, और जमानत मिल गई तो मिलते के साथ जेल से बाहर आते हुए उन्होंने चंपई दा को रातों रात मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया और उन्होंने उस कुर्सी का दायित्व दोबारा संभाल लिया। इससे क्या पता चलता है कि झारखंड के और किसी भी आदिवासी नेता में ये काबिलियत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाल सके। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कोई काबिज होगा तो या तो वो शिबू सोरेन होंगे, या उनका बेटा होगा, या उनकी बहू होगी। उनके अलावा किसी भी आदिवासी को वो इस योग्य नहीं मानते हैं। ऐसा ही स्थिति हमारे बिहार में भी है। बिहार में लालू जी पूरे दिलों जान से लगे हुए हैं कि किसी तरह उनका 9वीं पास बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ले। तो ये परिवारवादी पार्टियों की स्थिति है। झारखंड भी उससे अछूता नहीं है। झारखंड भी परिवारवाद का गढ़ है और झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब चुनाव लड़ने गए थे तो उन्होंने यहाँ की जनता से, यहाँ के युवाओं से वादा किया था कि 5 लाख रोजगार पहले वर्ष में देंगे, और अगर जिन युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको 5,000 रुपया या 7,000 रुपया प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। पर ना ही वो रोजगार दे पाए, ना ही वो बेरोजगारी भत्ता दे पाए। उन्होंने एक वर्ष घोषित किया था कि ये वर्ष में हम सभी युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उस वर्ष में रोजगार देने की बात तो दूर, वैसे सभी कर्मचारी जो अनुबंध पे कार्य कर रहे थे उनको भी नौकरी से बर्खास्त दे गया। तो आज झारखंड का युवा अपने आप को छला महसूस कर रहा है, ठगा महसूस कर रहा है, उसका शोषण हुआ है, उसकी नौकरियों पे कुठाराघात हुआ है, उसे शिक्षा के उचित अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। इसके कारण युवाओं का भारी संख्या में पलायन हो रहा है, और युवाओं का पलायन तो हो ही रहा है, अन्य वर्गों का पलायन भी झारखंड के बाहर बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। इसका कारण है यहाँ पे रोजगार नहीं है, उद्योग धंधों का अभाव है, राज्य सरकार इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। इतने ज्यादा खनिज संपदा का भंडार, यहाँ पे इस सरकार को अपनी शक्ति दिखाएं और ये संकट।
और दिल्ली में वेव सीजन 1 के लॉन्चिंग इवेंट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरकत की। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने प्रेस को संबोधित किया और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हाल ही के समय में इतना एक्सेलरेट हुआ है कि एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी क्रिएट हुई। इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉग्नाइज किया और कुछ महीनों पहले पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी उन्होंने दिया। इस इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा एक पोटेंशियल है। अगर आप सबने देखा ही है, जो हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको दिखाने के या हमारे भारतीय तरीके से जीने की पद्धति, भारत का योगा, कई तरह की चीजों को जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, हमारे क्विजीन्स और रीजनल क्विजीन्स में तो इतनी वैरायटी है, इतना एक अच्छा स्कोप है एंजॉय करने का। उन सब क्विजीन्स को बनाने का तरीका हर तरीके से देखे, इस रिच ट्रेडिशन को, इस रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखाने का एक बहुत अच्छा मीडियम बना ये नई क्रिएटर्स इकोनॉमी। इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को भारत सरकार एनकरेज करती है और इसमें कई नए माध्यम भी निकल रहे हैं। हमें अब ये देखने की जरूरत है कि इस इकोनॉमी के लिए, क्रिएटर्स वर्ल्ड के लिए जो टैलेंट डेवलपमेंट या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कैसे डेवलप करें। हम लोग बहुत सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं कि एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने क्रिएटर्स के मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए, देश में कई जगह बने, एक मेजर बड़ा सोर्स हो और उससे जुड़े हुए कई अलग अलग जगह हो देश में। वैसा थिंकिंग अभी डेवलप हो रहा है और उससे आशा है कि जो भारत की कई बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक बड़ी स्ट्रेंथ है फिल्म मेकिंग। तो फिल्म मेकिंग का जो आज का दौर है, उस दौर में एक मजबूत तरीके से, एक अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, आज के जो लेटेस्ट टूल्स एंड जो मेथड्स अवेलेबल है उन सब का उपयोग करके अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे हो सकता है। हम लोगों ने कभी इंटरनल कई मीटिंग्स हुई हैं, उसमें अच्छे एस्टिमेट किए हैं कि अगर ढंग से इस प्रोग्राम को आगे ले जाया जाए तो बड़े आराम से 2 से 3 लाख के आसपास नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। इन सब पोटेंशियल्स को, इन सब अपॉर्चुनिटीज को, इन सब पॉजिटिव्स को देखते हुए ये वेव्स का हिस्सा बना है। हमें साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हम ऐसा कुछ भी न करें जिससे कि हमारी सोसाइटी को कोई नुकसान हो, और विशेषकर वो चीजें जो एडिक्टिव होती है उनसे हमें अपने आप को बचाना भी चाहिए। और इसमें न केवल सरकार बल्कि इंडस्ट्री, सोसाइटी, सभी की जिम्मेदारी बराबर की है। तो हम सबको मिलके इस जिम्मेदारी को भी निभाना चाहिए, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। ये वेव्स का फंक्शन पहली बार हो रहा है, इसमें कई नए एक्सपेरिमेंट्स सोचे जा रहे हैं और जैसे ये प्रोग्राम इवॉल्व होता है इसके बारे में आपको और जानकारी दी भी जाएगी। एक जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि रिस्पांस बहुत ज्यादा अच्छा है, जितना हमने सोचा था उससे कई गुने बेटर रिस्पांस आया है। इसीलिए ये भी सोचा जा रहा है कि क्या उसको और भी बड़े स्केल पे किया जाए, और भी बड़े स्केल पे करने के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा वो भी अभी ऑलरेडी डिस्कशन में है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वेव्स अपने आप में एक भारत की जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है उसका जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, उसका जो क्रिएशन वाला पोर्शन है, उसका जो इनपुट वाला पोर्शन है, उसमें वेव्स एक बहुत बड़ा फिनोमिनन बन के निकलेगा। और उसमें जो ये 25 चैलेंजेस है वो चैलेंजेस एक उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन के रहेंगे। और आगे भी और भी कुछ नए आइडियाज अगर आपके पास भी आए तो जरूर शेयर कीजिए। ओपन माइंडेड गवर्नमेंट है, आपके आइडियाज को लेके उस आइडिया से और भी कैसे ग्रोथ हो सकती है, कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी बेटर आ सकती है, कैसे हमारे क्रिएटिव माइंड्स को और एक बड़ा कैनवस मिल सकता है, वो हम सबका प्रयास है। जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको मैं बेस्ट विशेस देता हूं और सभी एसोसिएशंस को रिक्वेस्ट करूंगा, बी वेरी फेयर एंड
एब्सोल्युटली क्लियर रखें, सब चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखें, बिकॉज पहली बार जब होता है तो उससे बेंचमार्क सेट होता है। इससे इस वाले कंपटीशन से सारा का सारा बेंचमार्क सेट होगा। तो ट्राई टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ट्राई टू बी एब्सोल्युटली फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स। बहुत। और अब खबर नई दिल्ली से, जहां पर नेपाल की विदेश मंत्री पहुंची और त्रिवेंद्र सिंह रावत से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका भव्य स्वागत किया। तो नई दिल्ली जब वो पहुंची भारत दौरे पर, नेपाल के विदेश मंत्री, तो भव्य स्वागत उनका वहां पर हुआ। भारत दौरे पर नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउवा पहुंची और हरिद्वार के सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनकी मुलाकात हुई। भारत आई आरजू राणा देउवा का सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल न सिर्फ पड़ोसी देश हैं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक दूसरे के बेहद करीब हैं। और ये मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं, देखिए, हरिद्वार से सांसद भी हैं ये, और जब मुलाकात इन दोनों की हुई उस दौरान की तस्वीरें हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।